हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है इन्वेस्ट करने के लिए टॉप 10 म्यूचुअल फंड फॉर यंगस्टर्स। 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड। जैसे जैसे मार्केट विकसित होते हैं, नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने से आपको अनुकूल फाइनेंशियल वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ने में मदद करेंगे। हम बात करेंगे पिछले 10 वर्षों के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड का। सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। डायरेक्ट ग्रोथ 35% का रिटर्न दिया है। बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 23.29% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 14.46% का इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब बात करेंगे ICICI पोटेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ 8.70% का रिटर्न दिया है। बात करेंगे DSP बुनियादी ढांचे की वृद्धि और आर्थिक सुधार नियमित फंड की वृद्धि 20.23% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 22.47% का रिटर्न। केनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ 39.94% का रिटर्न। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट 16.67% का रिटर्न। SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 14.33% का रिटर्न। JM अग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 16.57% का रिटर्न दिया है। बंधन बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यह फंड मुख्य रूप से निर्माण ऊर्जा और परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित क्षेत्रों में निवेश करता है। इसका उद्देश्य भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे के विकास का लाभ उठाना है। यह फंड अपने सेक्टरल फोकस के कारण अस्थिर हो सकता है, लेकिन अधिक जोखिम लेने के इच्छुक लोगों के लिए उच्च विकास क्षमता प्रदान करता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, यह फंड उच्च विकास क्षमता वाली छोटी कंपनियों को लक्षित करता है। स्मॉल कैप फंड अपनी आक्रामक ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लार्ज कैप या मिड कैप फंड की तुलना में इनकी अस्थिरता अधिक होती है। यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की तलाश करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अधिक जोखिम लेने की क्षमता वाले इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है। बात करेंगे ICICI पोटेंशियल भारत 22 FDF डायरेक्ट ग्रोथ की। यह फंड स्कीम भारत 22 ETF में निवेश करती है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, फाइनेंशियल संस्थानों और अन्य क्षेत्रों के 22 स्टॉक शामिल है। यह एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सरकारी पॉलिसी पर भारी निर्भर है, जो रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। आगे हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। एक हाई परफॉर्मिंग मिड कैप फंड, यह मध्यम आकार की कंपनी में निवेश करता है जो बड़े होने की उम्मीद है। ग्रोथ पर मजबूत फोकस के साथ यह महत्वपूर्ण जोखिम और अस्थिरता के साथ आता है, जिससे यह लंबे समय तक उच्च रिटर्न की तलाश करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त हो जाता है। आगे बात करेंगे DSP बुनियादी ढांचे की वृद्धि और आर्थिक सुधार नियमित फंड की वृद्धि। यह फंड आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचों के विकास से लाभ उठाने के लिए तैयार कंपनी पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने संकीर्ण क्षेत्र में फोकस के कारण यह एक उच्च जोखिम वाला फंड है, जो भारत की बुनियादी ढांचे की कहानी पर उत्तेजित लोगों को आकर्षित करता है। आगे हम बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की तरह यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बुनियादी ढांचों के विकास में शामिल कंपनियों में निवेश करता है। इसका उद्देश्य निर्माण, बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों में वृद्धि का लाभ उठाना है, जो उच्च रिटर्न प्रदान करता है, लेकिन पर्याप्त जोखिम के साथ प्रदान करता है। आगे हम बात करेंगे कैनरा बैंक रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ फंड की। यह फंड उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जो भारत के बुनियादी ढांचों में वृद्धि से लाभ प्राप्त करेंगे। इस सेक्टर की साइक्लिकल प्राकृतिक को देखते हुए यह उच्च जोखिम सहनशीलता और लंबी इन्वेस्टमेंट अवधि वाले इन्वेस्टर्स के लिए आदर्श है। आगे हम बात करेंगे फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट
फ्रैंकलिन बिल इंडिया भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण में शामिल कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे निर्माण, सीमेंट और औद्योगिक निर्माण। यह फंड बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दर्शाता है, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव और सेक्टर विशिष्ट जोखिमों के अधीन है। आगे हम बात करेंगे SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। यह फंड मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU में निवेश करता है, जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। यह निवेशकों को विभिन्न उद्योगों के समूह का पता लगाता है। हालांकि प्रदर्शन सरकारी नीति और PSU के प्रति मार्केट की भावना से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हो सकता है। आगे हम बात करेंगे JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। यह हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट के बीच इन्वेस्टमेंट को संतुलित करता है, जिससे यह प्योर इक्विटी फंड की तुलना में कम अस्थिर हो जाता है। इसका उद्देश्य डेट सिक्योरिटीज के साथ स्थिरता बनाए रखते हुए इक्विटी इन्वेस्टमेंट से वृद्धि प्रदान करना है, जिससे यह स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले मध्यम जोखिम वाले इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों, इन्वेस्टमेंट की समय सीमा और जोखिम लेने की क्षमता से मेल खाता है। और कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या हाइब्रिड फंड शामिल हो सकते हैं। लार्ज कैप फंड बड़ी स्थिर कंपनियों में निवेश करते हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन जोखिम अधिक होते हैं। हाइब्रिड फंड स्टॉक और बॉन्ड को मिलता है, जो अपेक्षाकृत कम जोखिम के साथ संतुलित रिटर्न प्रदान करता है। अगर आप सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं, तो पिछले परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर की विशेषता और एक्सपेंस रेशियो जैसे कारकों पर विचार कर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी फोकस फंड या बैलेंस्ड फंड के लिए हाइब्रिड फंड शामिल हो सकता है। अगर आप इन पहलुओं पर विचार करते हैं, सही मिड कैप म्यूचुअल फंड चुनाव आसान हो जाता है। अपने इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तय करें कि क्या आप रिटायरमेंट जैसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लक्ष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं। इससे आपको उपयुक्त फंड चुनने में मदद मिलेगी। जोखिम लेने की क्षमता को समझें। अगर उतार चढ़ाव के साथ आरामदायक है तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप स्थिर रिटर्न चाहते हैं तो डेट बैलेंस्ड फंड आदर्श है। पिछले वार्षिक रिटर्न्स को चेक करना बहुत अनिवार्य है। देखें कि विभिन्न मार्केट स्थितियों में पिछले 5 से 10 वर्ष में फंड ने कितना रिटर्न दिया है। यह प्रदर्शन को दर्शाता है। रिसर्च फंड मैनेजर, एक अनुभवी फंड मैनेजर अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न जनरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खर्च अनुपात का मूल्यांकन करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यह फंड द्वारा पैसे मैनेज करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। कम शुल्क का मतलब है बेहतर रिटर्न के लिए आपके पैसे का अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाता है। भारत में सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगाया जाता है? म्यूचुअल फंड से अर्जित करने के 2 तरीके हैं। जब आप फंड यूनिट बेचते हैं या समय सीमा पर डिविडेंड आय के रूप में कैपिटल गेन प्राप्त लाभांश पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स को लगाया जाता है। होल्डिंग पीरियड्स और फंड के प्रकार के आधार पर कैपिटल गेन पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। 1 वर्ष से कम अवधि के इक्विटी फंड से मिलने वाले लाभों पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर 1 वर्ष से अधिक समय तक होल्ड किया जाता है और 1 लाख रुपए से अधिक लाभ मिलता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है। डेट फंड के लिए 3 वर्ष से कम आयु रखने का मतलब है इनकम स्लैब के अनुसार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 वर्षों के बाद इंडेक्शन लाभ के बाद लाभ पर 20% टैक्स लागू होता है। अगर 65% से अधिक इक्विटी में निवेश किया जाता है तो हाइब्रिड फंड में समान इक्विटी टैक्सेशन लागू होता है, अन्यथा डेट फंड टैक्सेशन नियम लागू होते हैं। मूल रूप से म्यूचुअल फंड से डिविडेंड और कैपिटल गेन होल्डिंग पीरियड्स फंड का प्रकार और इन्वेस्टर इनकम टैक्स स्लैब जैसे पैरामीटर के आधार पर अलग अलग टैक्स दरों को आकर्षित करता है। म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को कैसे ट्रैक करना है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड पर विचार करते समय पिछले परफॉर्मेंस और भविष्य की क्षमता को आधार पर इक्विटी और हाइब्रिड दोनों फंड का मूल्यांकन करना आवश्यक है। कुछ
टॉप म्यूचुअल फंड में आपकी जोखिम क्षमता के आधार पर लार्ज कैप या सेक्टर स्पेसिफिक फंड शामिल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहने वाले लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ एमएफ चुनना विविधता और मार्केट आउटलुक पर निर्भर करेगा। बेंचमार्क की तुलना। म्यूचुअल फंड की जांच करते समय आपको क्या पहली आइटम देखना चाहिए? सबसे पहले बेंचमार्क के प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए। आप निस्संदेह जान लेते हैं कि प्रत्येक फंड में एक मानक है जिसके खिलाफ इसकी परफॉर्मेंस की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। एक म्यूचुअल फंड जो लंबे समय तक अपने बेंचमार्क को लगातार बेहतर बनाता है, किसी निधि द्वारा अपने बेंचमार्क से ऊपर उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त राशि को फंड की अल्फा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई है। उम्मीद करें कि यह फंड अपने बेंचमार्क से पहले बेहतर प्रदर्शन अच्छा करे और एक बड़ा अल्फा जनरेट करेगा। यह आपके द्वारा विश्लेषण किया गया पहला पैरामीटर हो सकता है। फंड फैक्ट शीट का उपयोग करना। फंड की तुलना करते समय दो अलग अलग फंड की तुलना करना संभव नहीं है। इसके अलावा ऐसा करने से कभी भी सटीक परिणाम नहीं मिलेंगे। इसे आसान बनाने के लिए आप कभी भी यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बेहतरीन है, क्योंकि आप केवल अन्य सेबों की तुलना कर सकते हैं, ना कि आम के लिए सेब। आप कभी भी कह सकते हैं कि क्या सेब बाकी से बेहतर हैं जब तक कि यह सेब की स्थिति के लिए सेब ना हो। एनएवी ट्रैकिंग। हालांकि एनएवी और खर्च अनुपात पहले जैसा नहीं लग सकता है, लेकिन आपको अपने एसेट और एसेट की वैल्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। खर्च अनुपात यह क्या है? आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा ली जाने वाली लागत को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। इन लागतों में इन्वेस्टर्स ट्रांजैक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजर की फीस और अन्य शुल्क शामिल है। ऑनलाइन टूल और प्लेटफॉर्म। अगर आप जितना कर सकते हैं उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको संभवतः प्रत्येक फाइनेंशियल सलाहकार से अलग अलग प्रतिक्रियाएं प्राप्त होगी। वो आपको सलाह दे सकते हैं कि एनालिसिस करते समय क्या विचार करें और अपने ज़रूरतों के लिए सबसे पहले अच्छा म्यूचुअल फंड चुनें। एक वर्ष के ऊपर परफॉर्मेंस के फंड इंटरनल इशू माना जा सकता है। क्या फंड का पता लगाने के लिए एक उचित तरीका है? कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार आंतरिक और बाहर दोनों का आकलन करना याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।